एनसीईआरटी मंत्रणा में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार। हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास की गहराइयों में उतर रहे हैं और हमारा आधार है एनसीईआरटी की किताबें और अन्य विश्वसनीय स्रोत। जी हाँ। पिछले अंक में हमने मुगल बादशाह अकबर के शासनकाल को काफी विस्तार से समझा था। हाँ। आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम अकबर के बेटे और उत्तराधिकारी बादशाह जहांगीर के दौर पर मतलब 1605 से 1627 एक विश्लेषणात्मक नजर डालेंगे। बिल्कुल। और हमारा इरादा सिर्फ ऊपर ऊपर से बात करना नहीं है, बल्कि जहांगीर के शासन के हर महत्वपूर्ण पहलू को खंगालना है। हाँ, हर पहलू को। इसमें जरूरी तारीखें हैं, अहम घटनाएं हैं, उनका व्यक्तित्व कैसा था, उनकी नीतियां, प्रशासन का तरीका, फिर कला और वास्तुकला में उनका क्या योगदान रहा। हाँ, उनका आर्ट और आर्किटेक्चर वाला पार्ट तो बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। और उनकी धार्मिक नीति, खासकर हिंदुओं के प्रति उनका रवैया कैसा रहा। मलिका नूरजहां का उनके शासन पर कितना और कैसा प्रभाव पड़ा। नूरजहां का जिक्र तो आएगा ही। और हाँ, विदेशी ताकतों मतलब यूरोपियन ट्रेडर्स के साथ उनके संबंध कैसे थे, इन सब पे हम विस्तार से बात करेंगे। हाँ, और ये चर्चा खास तौर पर उन सभी के लिए उपयोगी होगी जो यूपीएससी, राज्य पीएससी, पीसीएस, एसएससी या ऐसी ही अन्य सरकारी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपको न सिर्फ एमसीक्यूज के लिए जरूरी फैक्ट्स मिले, बल्कि मेंस के नजरिए से एक एनालिटिकल समझ भी बने। जहांगीर नाम का मतलब ही है दुनिया पर छा जाने वाला या विश्व विजेता। उन्हें अपनी न्यायप्रियता के लिए भी जाना जाता है। वो जंजीर अदल वाली बात। हाँ, न्याय की जंजीर आगरा किले में। जी, आगरा के किले के शाह बुर्ज से यमुना किनारे खड़े एक पत्थर के खंबे तक सोने की जंजीर, ताकि कोई भी फरियादी सीधे बादशाह तक पहुंच सके। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या उनका शासन वाकई उतना ही मजबूत था जितना उनका नाम सुझाता है। बिल्कुल यही सवाल। तो चलिए इसी सवाल के साथ शुरू करते हैं। इस पेचीदा और कला प्रेमी शासक के दौर की परतें खोलते हैं। सबसे पहले उनके शुरुआती जीवन और तख्त तक पहुंचने की कहानी। जहांगीर का असल नाम था नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम। जन्म हुआ 31 अगस्त 1569 को फतेहपुर सीकरी में। फतेहपुर सीकरी शेख सलीम चिश्ती की वजह से। बिल्कुल। पिता बादशाह अकबर और माँ आमेर की राजपूत राजकुमारी मरियम उज़ ज़मानी, जिन्हें आमतौर पर जोधाबाई भी कहा जाता है। सलीम अकबर के तीसरे बेटे थे, पर पहले दो हसन और हुसैन वो बचपन में ही गुजर गए थे, तो सलीम ही अकबर के इकलौते वारिस बचे। और वो कहानी भी है कि अकबर ने शेख सलीम चिश्ती की दरगाह पर दुआ मांगी थी, उन्हीं के नाम पर सलीम नाम रखा गया। हाँ, यही माना जाता है और इसका असर भी पड़ा। सलीम का बचपन शेख सलीम चिश्ती की कुटिया के पास ही बीता। उनकी एक पालक माँ सूफी संत की बेटी थी और पालक भाई थे कुतुबुद्दीन कोका, जो बाद में एक बड़े ओहदेदार बने। और शिक्षा वो कैसी रही? शिक्षा पर काफी जोर था। अब्दुल रहीम खाने खाना जैसे विद्वान शिक्षक रहे। फारसी, अरबी, तुर्की, हिंदी, गणित, इतिहास, भूगोल, विज्ञान, युद्ध नीति सब सिखाया गया। फारसी और हिंदुस्तानी तो अच्छी जानते ही थे, तुर्की का भी ज्ञान लिया था। फिर 1594 में बुंदेलखंड में वीर सिंह देव बुंदेला का विद्रोह दबाया, ओरछा पर कब्जा किया। वहां वो जहांगीर महल भी बनवाया गया। लेकिन एक पेंच भी था शायद, अकबर के खिलाफ विद्रोह वाली बात। हाँ, वो भी हुआ। 1599-1600 के आसपास जब अकबर दक्कन में थे, तो सलीम ने इलाहाबाद में खुद को बादशाह घोषित कर दिया था। अच्छा, पिता के खिलाफ, ये तो। हाँ, गंभीर बात थी। अकबर ने खैर संभाला। दादी सलीमा बेगम और माँ मरियम उज़ ज़मानी की कोशिशों से सुलह हुई। हालांकि सलीम ने अबुल फजल की हत्या करवा दी थी, जिससे अकबर बहुत नाराज हुए थे। ओहो, अबुल फजल की हत्या। लेकिन आखिरकार अकबर की मृत्यु के 8 दिन बाद 3 नवंबर 1605 को सलीम का आगरा में राज्याभिषेक हुआ। उम्र थी 36 साल और खिताब अपनाया नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर पातशाह गाजी। जहांगीर। हाँ, कहते हैं इसमें नक्शबंदी सिलसिले के संत शेख अहमद सरहंदी का भी समर्थन था, जो शेख फरीद बुखारी के जरिए मिला। तो ये थी तख्त तक पहुंचने की कहानी। अब उनके 22 साल के शासनकाल 1605 से 1627 को देखें। क्या मुख्य घटनाएं रहीं? क्या हम इन्हें विषय के हिसाब से देखें, जैसे विद्रोह वगैरह? हाँ, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो तख्त पर बैठते ही 1606 में अपने ही सबसे बड़े बेटे शहजादा खुसरो का विद्रोह झेलना पड़ा। खुसरो का विद्रोह क्यों? खुसरो आगरा से भागा, पंजाब पहुंचा, लाहौर पर कब्जे की कोशिश की। महत्वाकांक्षा तो थी ही बादशाह बनने की। कुछ दरबारी भी शायद उसके पक्ष में थे, जैसे राजा मान सिंह जो खुसरो के मामा थे, और मिर्जा अजीज कोका जो ससुर थे। फिर क्या हुआ? जहांगीर खुद सेना लेकर पीछे गया और भैरोवाल की लड़ाई में उसे हरा दिया।
खुसरो पकड़ा गया, बाद में अंधा करवा दिया गया। और इसी से जुड़ा है वो गुरु अर्जन देव जी वाला मामला। ये बहुत ही दुखद घटना थी। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुजुके जहांगीरी में लिखा कि गुरुजी ने भागते हुए खुसरो से मुलाकात की, उसकी मदद की। जहांगीर ने इसे राजद्रोह माना और गुरुजी पर जुर्माना लगाया। जब वादा नहीं हुआ तो उन्हें यातनाएं देकर मार दिया गया। ये तो मुगल सिख संबंधों के लिए बहुत बुरा हुआ। बहुत। इसकी कड़वाहट बहुत लंबे समय तक रही। ये तो हुई आंतरिक चुनौती। साम्राज्य विस्तार या उसे संभालने की बात करें तो अकबर जैसी विस्तारवादी नीति थी। उतना नहीं। जहांगीर का जोर नए इलाके जीतने से ज्यादा मौजूदा साम्राज्य को मजबूत करने पर था, या उन इलाकों को पूरी तरह कंट्रोल में लाने पर जो अकबर के समय नहीं हो पाए थे। जैसे बंगाल में अफगान सरदार थे उस्मान खान, उनका विद्रोह दबाया गया। लेकिन सबसे बड़ी सफलता मिली मेवाड़ के खिलाफ। हाँ, मेवाड़ तो अकबर के समय भी पूरी तरह अधीन नहीं हुआ था। महाराणा प्रताप। बिल्कुल। जहांगीर ने शहजादा खुर्रम, जो बाद में शाहजहां बना, उसे मेवाड़ भेजा। कई हमले हुए, दबाव बना और आखिरकार 1614 में मेवाड़ के राणा अमर सिंह, महाराणा प्रताप के बेटे, उन्होंने मुगलों से संधि कर ली। अच्छा, संधि हो गई। जी। शर्तें क्या थीं? शर्तें सम्मानजनक थीं। राणा को खुद दरबार में आने से छूट मिली, मेवाड़ को चित्तौड़ समेत ज्यादातर इलाका वापस मिला और राणा के बेटे करण सिंह को मुगल दरबार में 5000 का मनसब मिला। ये जहांगीर की एक बड़ी राजनीतिक जीत मानी जाती है। और दक्कन का क्या हाल था? अहमदनगर वाला मसला। दक्कन वो पेचीदा बना रहा। अहमदनगर में मलिक अंबर थे, एक बहुत ही योग्य वजीर। पहले हबशी गुलाम थे, उन्होंने मुगलों को कड़ी टक्कर दी। मलिक अंबर? हाँ, सुना है उनके बारे में। जी, उन्होंने छापामार युद्ध और बेहतरीन रेवेन्यू सिस्टम लागू किया था। शहजादा खुर्रम ने कुछ कामयाबी हासिल की, जिसके लिए जहांगीर ने उसे शाहजहां की उपाधि भी थी। लेकिन मलिक अंबर के रहते मुगल दक्कन में कोई निर्णायक बढ़त नहीं बना पाए। 1626 में उनकी मृत्यु के बाद ही अहमदनगर कमजोर पड़ा और उत्तर पश्चिम में कांगड़ा किले की जीत का जिक्र आता है। हाँ, 1620 में कांगड़ा का किला जीतना ये एक और बड़ी सैन्य सफलता थी। ये किला अकबर के समय भी नहीं जीता जा सका था। किश्तवाड़ भी जीता, लेकिन उत्तर पश्चिम में एक बड़ा झटका भी लगा। वो क्या? 1622 में फारस के शाह अब्बास ने कंधार पर कब्जा कर लिया। कंधार व्यापार और स्ट्रैटेजी दोनों लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण था। कंधार हाथ से निकल गया, क्यों और वापस क्यों नहीं ले पाए? दो बड़े कारण थे। एक तो शाह अब्बास की तैयारी, दूसरा उसी समय शहजादा खुर्रम यानी शाहजहां, उसने जहांगीर के खिलाफ विद्रोह कर दिया। शाहजहां का विद्रोह क्यों? जहांगीर चाहता था कि खुर्रम कंधार जाए लड़ने, लेकिन खुर्रम को डर था कि अगर वो गया तो पीछे नूरजहां उसके खिलाफ साजिश करेंगी, तो उसने जाने से मना कर दिया और विद्रोह कर दिया। अरे, इस आपसी फूट का फायदा फारस ने उठाया। और कंधार हाथ से निकल गया। शाहजहां के समय भी वापस नहीं मिल पाया। ये तो बड़ी रणनीतिक चूक हुई। खैर, अब प्रशासन और नीतियों पर आते हैं। क्या अकबर वाला सिस्टम ही चला, मनसबदारी वगैरह? हाँ, मोटे तौर पर वही चला। मनसबदारी, जागीरदारी, ये सब वैसे ही रहा। लेकिन जहांगीर ने इसमें एक इंपॉर्टेंट सुधार किया, दो अस्पा सिंहस्पा। दो अस्पा सिंहस्पा? ये क्या था? सुनने में थोड़ा मुश्किल लग रहा है। ये असल में मनसबदारों के लिए था। देखिए, नॉर्मल रूल था कि मनसबदार को अपने जात रैंक के हिसाब से कुछ सैनिक सवार रखने होते थे। हाँ। दो अस्पा का मतलब था कि कुछ खास मनसबदारों को इजाजत मिली कि वो अपने सवार रैंक से डबल घोड़े रखें, और सिंहस्पा में 3 गुना। अच्छा, ज्यादा घोड़े और सैनिक? जी। इससे उनका रैंक या सैलरी तो नहीं बढ़ती थी? पर उन्हें ज्यादा सैनिक रखने होते थे। एक तरह से बिना मनसब बढ़ाए मिलिट्री स्ट्रेंथ बढ़ाने का तरीका था ये। समझ गई। और वो न्याय की जंजीर अदल, क्या वो सिर्फ दिखावा थी? ये कहना मुश्किल है कि उसका रोज कितना इस्तेमाल होता था, लेकिन हाँ, ये जहांगीर की न्यायप्रिय छवि को तो दिखाता ही है। सोने की जंजीर, घंटियां कोई भी बजाकर सीधा बादशाह तक पहुंच सकता था। एक सिंबॉलिज्म तो था ही। और गद्दी पर बैठते ही वो 12 आदेश भी जारी किए थे ना? जी हाँ, 12 अध्यादेश, जिनमें शराब और नशीली चीजों पर पाबंदी थी। हालांकि वो खुद पीते थे। सड़कों पर सुरक्षा, यात्रियों के लिए सराय, बिना वारिस की संपत्ति जब्त ना करना, ऐसे कई आदेश थे। राजपूत नीति कैसी रही? अकबर वाली सुलह की नीति चली? हाँ, वो जारी रही। राजपूतों से गठबंधन बनाए रखा। मेवाड़ की संधि इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। मारवाड़, अंबर जैसे बड़े राजपूत घरानों को ऊंचे मनसब मिले, महत्वपूर्ण पद मिले। राजा मान सिंह, राजा बीर सिंह देव बुंदेला, ये सब दरबार में प्रभावशाली थे। चलिए, अब उस मुद्दे पर आते हैं जो थोड़ा संवेदनशील है, धार्मिक नीति और हिंदुओं के प्रति रवैया।
अकबर की सुलह एक कुल के बाद जहांगीर का रुख कैसा था, ये समझना जरूरी है। हाँ, ये जरूरी है और थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी है। देखिए, जहांगीर सुन्नी मुसलमान थे और उन्होंने अपनी आत्मकथा में इसे बताया भी है, लेकिन उन्होंने अकबर की नीति को पूरी तरह पलटा नहीं। जैसे जजिया कर जो नॉन मुस्लिम्स पर लगता था, उसे फिर से लागू नहीं किया। मथुरा में मंदिरों को दान देने, वृंदावन के वैष्णव संतों से मिलने का जिक्र भी है। तुजू के जहांगीरी में उन्होंने होली, दिवाली, रक्षाबंधन जैसे हिंदू त्योहारों में हिस्सा लेने की बात भी लिखी है। लेकिन फिर गुरु अर्जुन देव जी की फांसी जैसी घटना भी तो हुई और मंदिरों को तोड़ने के आरोप भी लगते हैं। बिल्कुल, यही विरोधाभास है। गुरु अर्जुन देव जी की फांसी 1606 में सबसे गंभीर उदाहरण है। वजह तो राजनीतिक थी, खुसरो का समर्थन, लेकिन जहांगीर ने अपनी किताब में इसे धार्मिक रंग देकर लिखा कि गुरुजी झूठ की दुकान चला रहे थे। और मंदिर? हाँ, जहांगीर ने खुद अजमेर में एक वराह मंदिर तोड़ने का जिक्र किया क्योंकि वहां मूर्ति पूजा होती थी जिसे वो इस्लाम के खिलाफ मानते थे। गुजरात में जैन मंदिरों को नुकसान पहुंचाने और जैन संतों को राज्य से निकालने का आदेश भी दिया था। हालांकि वो आदेश बाद में वापस ले लिया गया। कांगड़ा जीतने के बाद वहां मस्जिद बनवाने का भी जिक्र है। तो क्या हम कह सकते हैं कि वो अकबर से ज्यादा कट्टर थे पर औरंगजेब जितने नहीं? हाँ, ये एक ठीक आकलन है। उनकी नीति में कंसिस्टेंसी नहीं थी। कहीं सहिष्णुता दिखती है, कहीं असहिष्णुता। ये अकबर की सुलाए कुल वाली सोच से पीछे हटना तो था। उन्होंने हिंदू तपस्वियों और योगियों को भी नापसंद किया। कुछ मामलों में जैसे युद्धबंदियों को इस्लाम कबूल करवाने के उदाहरण भी मिलते हैं, लेकिन ये औरंगजेब जैसा सिस्टमैटिक नहीं था। हिंदू मनसबदार, व्यापारी, एडमिनिस्ट्रेटर वो मुगल सिस्टम का हिस्सा बने रहे। हाँ, ये समझना जरूरी है कि चीजें ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती। चलिए अब दरबार की राजनीति पर आते हैं। और जहांगीर का दौर नूरजहां के जिक्र के बिना तो अधूरा है। 1611 में उनसे शादी के बाद क्या बदला? बहुत कुछ। मेहर उन निसा, जो पहले शेर अफगान की विधवा थीं, उनसे जहांगीर ने 1611 में शादी की। पहले नूर महल और फिर नूरजहां का खिताब दिया, दुनिया की रोशनी, और वो बहुत जल्द ही बेहद प्रभावशाली हो गई। 1620 में तो पातशाह बेगम बन गईं। उनका प्रभाव कितना था? मतलब सामान्य रानी जैसा या उससे ज्यादा? कहीं ज्यादा। नूरजहां बहुत बुद्धिमान, पढ़ी लिखी, महत्वाकांक्षी और राजनीतिक रूप से बहुत समझदार महिला थीं। जैसे जैसे जहांगीर शराब और अफीम में डूबते गए, उनका स्वास्थ्य गिरा, वैसे वैसे नूरजहां का कंट्रोल बढ़ता गया। यहाँ तक कि सिक्के भी जारी हुए उनके नाम से? जी हाँ, ये मुगल इतिहास में पहली बार हुआ। उनके नाम के सिक्के, शाही फरमानों पर जहांगीर के साथ उनकी मोहर भी लगने लगी। और उन्होंने अपने रिश्तेदारों को भी बड़े पद दिलवाए। वो नूरजहां गुट या जुंटा वाली बात? बिल्कुल। उनके पिता मिर्जा गियास बेग बने एतमादुद्दौला, जो वजीर थे। भाई असफ खान भी बहुत ऊंचे पद पर पहुंचे, और असफ खान की ही बेटी थी मुमताज महल, जिनकी शादी हुई शहजादा खुर्रम से। अच्छा, तो शुरू में शाहजहां भी इस गुट में थे? हाँ, शुरू में नूरजहां, उनके पिता, भाई और खुर्रम, ये गुट मिलकर ही लगभग पूरा प्रशासन चला रहा था। लेकिन फिर खुर्रम और नूरजहां के बीच बात बिगड़ गई? हाँ, तब बिगड़ी जब नूरजहां ने अपनी पहले पति से हुई बेटी लाडली बेगम की शादी जहांगीर के सबसे छोटे बेटे शहरयार से करवा दी। अब खुर्रम को लगा कि नूरजहां शहरयार को बादशाह बनाना चाहती है। ओहो! यहीं से नूरजहां गुट टूटा। खुर्रम यानी शाहजहां और नूरजहां के बीच सत्ता की लड़ाई शुरू हो गई, और इसी का नतीजा था खुर्रम का विद्रोह और कंधार का नुकसान। तो नूरजहां का प्रभाव कुल मिलाकर अच्छा था या बुरा? इतिहासकार क्या मानते हैं? इसमें अलग अलग राय है। कुछ मानते हैं कि उन्होंने जहांगीर के बीमार रहने के दौरान प्रशासन को संभाला, कला संस्कृति को भी बढ़ावा दिया। वो खुद भी अच्छी कवयित्री थी। लेकिन ज्यादातर मानते हैं कि उनकी बहुत ज्यादा दखल और गुटबाजी ने दरबार में अस्थिरता पैदा की, उत्तराधिकार का संघर्ष बढ़ाया और साम्राज्य को नुकसान पहुंचाया। और जहांगीर की मृत्यु के बाद? उन्होंने शहरयार का साथ दिया, लेकिन आसफ खान ने अपने दामाद शाहजहां का। शाहजहां जीता और बादशाह बना। नूरजहां को लाहौर में नजरबंद कर दिया गया। वहीं 1645 में उनकी मृत्यु हुई। जहांगीर के दौर की एक और बड़ी पहचान है उनकी कला, खासकर चित्रकला में रुचि। इसे तो मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग कहते हैं ना? बिल्कुल सही, स्वर्ण युग ही कहते हैं। जहांगीर सिर्फ संरक्षक नहीं थे, वो खुद कला के बड़े पारखी थे। कहते हैं वो पेंटिंग देखकर बता देते थे कि कौन सा हिस्सा किस पेंटर ने बनाया है। कमाल है। उनके समय में पेंटिंग में गजब का यथार्थवाद आया। पोर्ट्रेट्स, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, इनका चित्रण बहुत हुआ। फारसी बारीकी और भारतीय नेचुरलिज्म का शानदार संगम दिखता है। उस दौर के कुछ मशहूर चित्रकार? हाँ,
कई महान चित्रकार थे। अबुल हसन, जिन्हें जहांगीर ने नादिरुल जमा यानी युग का आश्चर्य की उपाधि दी, वो पोर्ट्रेट में माहिर थे। नादिरुल जमा। और उस्ताद मंसूर, जिन्हें नादिरुल अस्र यानी युग का अद्वितीय कहा गया, वो पशु पक्षियों और फूलों के चित्रण में बेजोड़ थे। साइबेरिया का सारस, बंगाल का फूल, उनके बनाए चित्र आज भी मशहूर हैं। हाँ, मैंने देखे हैं उनके चित्र, अद्भुत। इनके अलावा बिशनदास, मनोहर, गोवर्धन, दौलत, ये सब भी बड़े कलाकार थे। और मुरक्का मतलब पेंटिंग एल्बम बनाने का चलन भी इसी दौर में बढ़ा। और वास्तुकला, आर्किटेक्चर में क्या खास रहा? शाहजहां जैसी बड़ी इमारतें तो नहीं बनी शायद। नहीं, शाहजहां जैसी भव्यता नहीं है, लेकिन जहांगीर के समय की इमारतों में सुंदरता, नफासत और अलंकरण पर ज्यादा जोर है। संगमरमर का इस्तेमाल बढ़ा और पिएत्रा ड्यूरा यानी संगमरमर में कीमती पत्थर जड़ने का काम वो बहुत लोकप्रिय हुआ। पिएट्रा ड्यूरा। इसका सबसे शानदार उदाहरण है आगरा में एतमाद-उद-दौला का मकबरा। नूरजहां ने अपने पिता के लिए बनवाया था। ये पूरी तरह सफेद संगमरमर से बनी पहली बड़ी मुगल इमारत थी। हाँ, उसे बेबी ताज या जूल बॉक्स भी कहते हैं ना? बिल्कुल, उसकी नक्काशी लाजवाब है। इसके अलावा लाहौर के पास शाहदरा में जहांगीर का अपना मकबरा बनवाना शुरू हुआ, जिसे नूरजहां ने पूरा किया। सिकंदरा में अकबर के मकबरे को भी जहांगीर ने ही पूरा करवाया। और बाग, कश्मीर और लाहौर के बाग। हाँ, कई खूबसूरत बाग लगवाए। लाहौर का शालीमार बाग, श्रीनगर का निशाद बाग, शालीमार बाग, ये सब इसी दौर की देन है। साहित्य में जहांगीर का क्या योगदान रहा? जहांगीर खुद फारसी के अच्छे जानकार और लेखक थे। उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी तुज़ुक-ए-जहांगीरी, जिसे जहांगीरनामा भी कहते हैं, फारसी में। तुज़ुक-ए-जहांगीरी, ये तो बहुत महत्वपूर्ण सोर्स है। बिल्कुल, उनके शासन, व्यक्तित्व, उनकी रुचियों, उस समय के भारत के बारे में बहुत जानकारी मिलती है। हालांकि वो इसे पूरा नहीं कर पाए थे। बाद में मुत्तमद खां और मोहम्मद आदि ने इसे पूरा किया। वे फारसी और हिंदी कवियों के संरक्षक भी थे। और विदेशी ताकतों से संबंध, यूरोपियन कंपनियां? हाँ, जहांगीर के समय तक पुर्तगालियों का असर कम हो रहा था। अंग्रेज और डच ज्यादा एक्टिव हो रहे थे। 1608 में ईस्ट इंडिया कंपनी का कैप्टन विलियम हॉकिंस आगरा आया। हॉकिंस, हाँ। वो तुर्की बोल लेता था, तो जहांगीर इंप्रेस हुए। उसे 400 का मनसब और इंग्लिश खां की उपाधि भी दी, लेकिन पुर्तगालियों के दबाव में वो व्यापारिक छूट नहीं ले पाया। लेकिन अंग्रेजों को छूट तो मिली थी, सूरत में फैक्ट्री वगैरह। हाँ, वो मिली सर थॉमस रो के जरिए। रो 1615 में इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के राजदूत बनकर आए। करीब 3 साल रहे। वो हॉकिंस जितने घुल मिल नहीं पाए, पर डिप्लोमेसी से उन्होंने सूरत में फैक्ट्री लगाने और दूसरी जगहों पर व्यापार करने का शाही फरमान हासिल कर लिया। और यहीं से भारत में ब्रिटिश प्रभाव की शुरुआत हुई, कह सकते हैं? हाँ, ये एक बहुत अहम कदम था। जहांगीर को यूरोपियन पेंटिंग्स, मैप्स, मैकेनिकल खिलौनों में भी दिलचस्पी थी। और अंत में जहांगीर का अंत कैसे हुआ और उनकी विरासत क्या मानी जाती है? जहांगीर का स्वास्थ्य शराब और अफीम से बहुत बिगड़ गया था। 1627 में कश्मीर से लाहौर लौटते हुए रास्ते में राजौरी के पास भिंबर में उनकी मृत्यु हो गई, 28 अक्टूबर को। और उन्हें दफनाया गया लाहौर में? जी, लाहौर के पास शाहदरा में, रावी नदी के किनारे। तो कुल मिलाकर जहांगीर के शासनकाल का मूल्यांकन कैसे करें? क्या वो एक सफल शासक थे? थोड़ा मुश्किल सवाल है। उनकी विरासत मिली जुली है। पॉजिटिव देखें तो कला, खासकर पेंटिंग, उनके समय में पीक पर पहुंची। न्याय की जंजीर उनकी न्यायप्रियता का सिंबल बनी। अकबर की प्रशासनिक और राजपूत नीतियां काफी हद तक जारी रखें। और नेगेटिव पहलू? नेगेटिव भी कम नहीं है। शराब और अफीम की लत, नूरजहां का जरूरत से ज्यादा प्रभाव और उससे हुई गुटबाजी जिसने अस्थिरता पैदा की। कंधार जैसा अहम इलाका हाथ से निकल गया। दक्कन में कोई खास सफलता नहीं मिली। बेटों के विद्रोह, धार्मिक नीति में भी वो एकरूपता नहीं थी। कुछ असहिष्णु काम भी हुए। तो कुल मिलाकर जहांगीर का दौर अकबर के मजबूत साम्राज्य और शाहजहां की भव्यता के बीच एक पुल जैसा है। ये कल्चरल रिफाइनमेंट और आर्टिस्टिक ऊंचाई का समय था, लेकिन साथ ही इसमें राजनीतिक इच्छा शक्ति की कुछ कमी और भविष्य के संकटों के बीच भी दिखते हैं। तो ये थी जहांगीर के दौर की कहानी। एक बादशाह जो कला, सौंदर्य, प्रकृति का प्रेमी था, न्याय का दिखावा भी किया, लेकिन व्यक्तिगत कमजोरियों और दरबारी साजिशों में भी फंसा रहा। एक ऐसा वक्त जो मुगल संस्कृति अपने चरम पर थी, पर साम्राज्य की दीवारों में दरारें भी पड़ रही थीं। बिल्कुल। और यही एक सोचने वाली बात है।
हम जहांगीर के दौर को कला और संस्कृति का स्वर्ण युग कहते हैं, खासकर पेंटिंग के लिए। लेकिन क्या ये चमक धमक उस दौर की राजनीतिक अस्थिरता, बढ़ती गुटबाजी और भविष्य के संघर्षों के संकेतों को छुपा रही थी? हाँ, ये सोचने वाली बात है कि कैसे एक शासक की व्यक्तिगत पसंद नापसंद, उसकी कमजोरियां और परिवार के समीकरण एक इतने बड़े साम्राज्य की दिशा बदल सकते हैं। अगर कोई श्रोता भारत का पूरा इतिहास मतलब प्राचीन काल से लेकर आधुनिक भारत तक एक व्यवस्थित तरीके से समझना चाहता है तो हमारी प्लेलिस्ट देख सकता है। वहां आपको टॉपिक वाइज संरचित कवरेज मिलेगा। दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस अंक को लाइक और कमेंट करके हमें अपना फीडबैक जरूर दें। NCERT मंत्रणा में आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे मध्यकालीन भारत के इतिहास के एक और महत्वपूर्ण अध्याय के साथ। नमस्कार।